वेलकम बैक। आज की हिंदी की क्लास में हम एक और नए अध्याय के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, जो है अध्याय 12 संसार पुस्तक है। ये है एक पत्र लिखा हुआ है इंदु नाम की लड़की को, है ना, और ये लिखा है जवाहर जी ने। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जब तुम मेरे साथ प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान करना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितना किसी किताब से नहीं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है, उन्होंने इसमें दो देशों की बात की, एक तो हिंदुस्तान और एक इंग्लैंड। इंग्लैंड को उन्होंने एक छोटा सा टापू बताया है, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो एक बहुत बड़ा देश है और वो कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में से तो छोटे छोटे हिस्से हैं। यदि तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक समय तो ऐसा था जब लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस समय में, तो किताबें कैसे लिखी जाती? लेकिन उसकी कुछ हड्डियां और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उस ज़माने की कुछ चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। उनका ये कहना है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम अपना ज्ञान केवल किससे बढ़ाएं, कि जो लोगों ने किताबें लिखकर छोड़ दी हैं हम उन्हीं को पढ़ें और उन्हीं से हमें जितना ज्ञान मिल सकता है उतना ज्ञान प्राप्त करें। उनका कहना ये है कि यदि तुम्हें संसार को जानना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बरसों से, सदियों से, न जाने कितने सालों से चली आती हैं। ठीक है, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिल सकती हैं। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। रोड़ा मतलब होता है पत्थर का एक प्रकार, ठीक है, एक प्रकार का पत्थर होता है रोड़ा। तो उसमें देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो हमें खुद उनको प्रश्नों को देखना है कि ये क्या है, कैसा हुआ होगा, ये जब पहले होगा तो कैसा होगा। किसी भी एक चीज़ को देखकर हम जो भी प्रश्न अपने मन में उठाते हैं और धीरे धीरे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जब हम खुद ही कि ये ऐसा है तो पहले ऐसा हुआ होगा, अपनी कल्पनाओं के साथ हम उसको जितना पढ़ने की कोशिश करते हैं हमें उस विषय में उतनी ही ज़्यादा जानकारी होने लगती है। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इस तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उनके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो क्या होता है, हमें उन अक्षरों का ज्ञान करना पड़ता है, उन शब्दों का ज्ञान करना पड़ता है। यदि हमको हिंदी सीखना है तो हमें आ से ज्ञा तक सबसे पहले अक्षर सीखना पड़ेगा। इंग्लिश सीखना है तो हमें A to Z लेटर सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि उसे प्रकृति के बारे में कुछ पढ़ना है तो प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम
कोई छोटा सा गोला चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और इसमें खुरदुरे किनारे या कोने कैसे चिकने व गोले हुए हैं? जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं, सपोज यदि हम इस बुक को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। ये बुक का कागज़ कैसे बना होगा, इसमें ये प्रिंट है ये कैसे हुआ होगा, इसको किसने, इनमें इतने सारे पार्ट हैं किसने लिखे होंगे, इसको इसमें किसने डाला होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देखकर बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा, फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। इस तरीके से जैसे हम किसी एक बड़े पत्थर को देखते हैं और जब हम उसके छोटे छोटे पत्थर कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं, तो क्या वो केवल गोल निकल आते हैं या फिर एकदम चिकने निकल आते हैं? ऐसा नहीं होता। उनको किस तरीके से चिकना और चमकीला बनाया जाता है, तो ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। अगर तुम्हारी आंखें देखो और कान सुने तो तुम रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो अपने आप में हमें बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता है। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि यदि तुम उस रोड़े को देखकर उसको सुन सकती हो और वो उसका तुम सुन सकती हो और उसका जो कहने का मतलब वो समझ सकती हो, तो तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा और आप उसकी कहानी जो है आसानी से समझ जाओगे। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह तुमने किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैने में लुढ़कता रहा, इससे उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकीला हो गया। एक छोटा चट्टान का टुकड़ा, वो कह रहे हैं कि यदि आप उस रोड़े की कहानी सुनते हैं, उस पत्थर के टुकड़े की कहानी सुनते हैं, तो वो कहाँ कहाँ से कैसा कैसा बहते हुए, एक दूसरे से टकराते हुए कैसा चिकना और चमकीला हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम इसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटे अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता। बालू मतलब होता है रेत। यदि वो उस लड़की तक नहीं पहुंचता तो वो धीरे धीरे जैसे उसको और कहीं से बहा के कोई और नदी ले जाती, या कोई दूसरा नाला ले जाता, या कोई दूसरा दरिया ले जाता, और वो इतना घिस जाता कि अंत में वो क्या बन जाता, एक बालू यानी कि रेत बन जाता। वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे मतलब होता है घर। वो क्या बनाते, उसके आप लोग ने भी अक्सर देखा होगा कि यदि बहुत सारी रेत कहीं पर इकट्ठी होती है तो छोटे बच्चे उस पर किस प्रकार से छोटे छोटे घर बना लेते हैं, कुछ लड्डू बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं ना। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो ज़रा सोचो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तुम्हारा पिता जवाहर। तो यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली है कि हमें कल्पनाएँ करनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। यदि हमारे सामने कोई भी एक ऐसी वस्तु या कुछ भी है तो हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि कैसा बना होगा, पहले ये कैसा होगा। इस तरीके से हमारी क्या है, समझ भी ज़्यादा बढ़ती है और हमें बहुत सारी बातों की जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो इतिहास कब से लिखा जाने लगा? तो ये प्रश्न आपको इस पत्र को सुना जो आपने, तो उसके अंतर्गत करना है। संसार रूपी पुस्तक को हम कैसे पढ़ सकते हैं? प्रकृति के अक्षर और जुबान के अक्षर में क्या अंतर है? तो ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको खुद करने हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।